Assalamu alaikum students. Let's have a start. This is our business communication class. कल हमने कम्युनिकेशन में देखा था कि इंटरनली इंफॉर्मेशन किस किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। आज कुछ थोड़ा सा उसका रिकैप हो जाए, कुछ थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, उससे ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का भी मुझे भी पता चल जाएगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और थोड़ी सी ज़रा डिवीजन भी हो जाएगी। यस, आप ये बताएं कि किससे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, हैंड रेज करेगा। बेटा ये भी आपने कॉन्फ्रेंस सीखना है। लेकिन क्या हो जाएगा, देखें, एक है कि मैं किसी को उससे खुद कहूँ कि आप बताएं, उसे ना आए। एक है उसने हैंड रेज किया तो उसे नहीं आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। पढ़ा किसने है वो जरा हैंड रेज करे ना, उसमें से पूछना। वेरी गुड। यस शमरोज, आप बेटा ये जी सर। बताएंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी तरह के स्टेटस होते हैं। सर 3 तरह के। 3 तरह के, कौन कौन से? एक तो हॉरिजॉन्टल आ जाती है कम्युनिकेशन, जिसमें दोनों कम्युनिकेटर्स का स्टेटस सेम होता है। नहीं बेटा, आप ये तो डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन बता रहे हैं ना, आपने ये स्टेटस दो बताना। तरह के। स्टेटस, जी, स्टेटस कौन कौन से? 2 तरह के ही होते हैं सर। कौन कौन से? सर एग्जांपल दे के बताऊंगा, मैनेजर एम्प्लॉय वाली। बस नहीं, एग्जांपल तो बेटा बात की बात है ना, स्टेटस कौन कौन से बने? एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, ये 2 स्टेटस हैं। अच्छा, जी सर। चलो ठीक है। अब आप ये बताएं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? जो सर एम्प्लॉय अपने मैनेजर से कम्युनिकेशन करता है। एंड इफ आई आस्क what is meant by downward communication, what would you say? Who will be the sender in this communication? मैनेजर सर। The manager will be the sender, and who is the receiver? एम्प्लॉय सर। Okay, good. Yes, anyone else? शमरोल बेटा, अभी इंग्लिश बोलनी भी शुरू करनी है आपने। ठीक है सर। हाँ, स्कूल कौन सा था आपका? सर मैं गवर्नमेंट से मैट्रिक किया मैंने। इस वाले से? गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल गट्टी। अच्छा, कॉलेज फिर? कॉलेज सर किप्स कॉलेज, सरगोदा रोड कैंपस। ठीक है, अब कितने परसेंट मार्क्स हैं एक्सपेक्टेड? सर इंटर में इंशाल्लाह आ जाएंगे 85%। 5। ये प्री मेडिकल था? जी सर। अच्छा चलें, बाकी लोग हैंड रेज कर ही नहीं रहा, फिर आप ही बता दें जी सर कि पूछिए। ओके, who is involved in horizontal communication? Both the persons of same status is. Okay, can we say that maybe a manager is communicating with a manager? Yes sir. And Of can we course. say that an employee is communicating with another employee? Absolutely sir. Okay, and what do you say about diagonal communication? Diagonal communication में सर स्टेटस और डिपार्टमेंट दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। Status be different, और departments be. डिपार्टमेंट भी। Very good. Okay, why does an employee go towards another department to talk to the manager? What's the reason? सर बिकॉज उसका जो अपना मैनेजर होता है उसको कुछ पता नहीं होता उसके बारे में इतना। Won't you like to speak English now?
यस सर बोल यस, स्पीक। सर आस्ता आस्ता बोलूंगा ऐसे। कोई नहीं बेटा, मैंने कब कहा कि आप तेज बोले? लेकिन ये इंग्लिश भी आपने सीखनी है, ये इंग्लिश बोलनी भी आ जाए, मजा फिर है। इंशाल्लाह सर। यस। सर एक रीजन हो सकती है, देयर मे बी अ रीजन दैट मैनेजर कैन बी ऑन अ हॉलीडे। ओके, द मैनेजर इज ऑन लीव, और the other condition, maybe he और doesn't have the required expertise, he doesn't have the skill to resolve the problem. यस सर। So in that case, the employee of one department goes to the manager of the other department. कंसर्न। ओके। यस सर। And what are the hurdles between the employees and the managers when an employee wants to talk to the manager? What are the reservations or limitations or challenges to this upward communication? सर इसका उर्दू में दूंगे इंग्लिश में? English. अगर इंग्लिश उर्दू में बोलनी, सुन। कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका एक और भी सोल्यूशन होता है। अगर आप इंग्लिश अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना बोलना, आप पहले उर्दू में बता दें, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कह रहा हूँ। क्योंकि स्टार्ट हमारा, क्योंकि ज़्यादा हमने उर्दू इंग्लिश से ही पढ़ा हुआ है, पहले उर्दू करते रहे, फिर उन्हें पढ़ के इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो एक तो है कि आपका आंसर अगर क्लियर हो जाए, फिर उसकी इंग्लिश कर लें, पहले उर्दू में बता दें कि जब एक एम्प्लॉई बात करना चाह रहा है मैनेजर से, अपवर्ड कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं इस कम्युनिकेशन को, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या है, किस वजह से है? एम्प्लॉय के ख्याल से ये हो सकता है कि मैनेजर के पास टाइम नहीं है। ओके, चलें, इतने और से को पहले तो इंग्लिश में कर दें, उसके बाद दूसरा सेंटेंस उर्दू में एक रीजन बताएं, फिर इंग्लिश में बता दें। यस, हाउ डू यू से द सेम इन इंग्लिश? एम्प्लॉय कैन थिंक दैट मैनेजर हैज नो टाइम फॉर हिम। वेरी गुड। यस, देन द नेक्स्ट थिंग। और सर जी उसके ख्याल से ये भी हो सकता है कि मैनेजर उसे कुछ कहे ना, कि जब वो अपनी बात शेयर करेगा उससे, यानी मे बी कि मैनेजर उसको गुस्सा कर दे। गुस्सा कर दे, उसको गलत करार दे हाँ, दे। ओके, देन इन इंग्लिश। मैं ओके सर। Employee can also think that manager can be in aggressive mode when he communicates with the manager. वेरी गुड। एंड द थर्ड थिंग। कौन सी सर जो मैंने बोली? नहीं, ये And दो हो गए हैं, कोई और भी जी है सर। इसके अलावा? एक तो और है ना, उसका टाइम नहीं होगा, जी सर। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है ना, पहले से बिजी है वो, टाइम नहीं उसके पास। एक है जी कि सर। वो डिसअपॉइंटेड फील करेगा, गुस्सा कर जाएगा। और एक ये भी तो था कि जब ये उससे बात करना चाहेगा, तो हो सकता है ये समझता है कि वो मेरी बातों में इंटरेस्ट ही ना हो उसका, तो वो, यस ये भी सर। होता है ना कि एम्प्लॉय ने क्या बात करनी है, इसे क्या पता। फिर जी सर। हाउ वुड यू से द सेम इन इंग्लिश व्हेन यू से कि हो सकता है कि मैनेजर मेरी सजेशंस में इंटरेस्ट ना रखता हो? Maybe manager not take interest in my suggestions. ओके, वेरी गुड, दैट्स इट, बस इतनी सी बात थी। इंग्लिश ऐसे बोलते Okay. बोलते आ जाती है, कोई टफ चीज़ नहीं है। इंग्लिश राइटिंग जो है ना, उसमें रूल्स ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो टफ हो जाती है। इंग्लिश जी स्पीकिंग तो सर। कोई टफ नहीं है। इंग्लिश बोली पहले ओके सर। आपने कभी? क्या सर? पहले इंग्लिश बोली कभी? सर थोड़ी बहुत बोली है। हाँ, तो ये जो है ना, इसको आप रेगुलरली बोलते रहेंगे, तो ये वैसे कुछ दिनों में, 3-4 दिन में ये तो ठीक हो जाना शुरू हो जाती ठीक है सर। है। आपने करवानी है सर इंशाल्लाह। भाई ये कि आप करने वाले बने, टीचर का काम ये है कि वो ऑनेस्टली जो कुछ उसके पास है वो सब डिलीवर करे। ठीक है तो सर। ओके इंशाल्लाह थैंक पूरी यू। पूरी कोशिश करेंगे। ओके सर थैंक यू। पर ये एक बात ज़रूर स्टूडेंट से हम कहते रहते हैं क्लासेस में, कि स्टूडेंट्स कई दफ़ा ना ऐसे होते हैं कि वो टीचर्स के इस फ्रेंडली बिहेवियर को, फ्रेंडली एटीट्यूड को ये समझ बैठते हैं कि अब टीचर को जो मर्जी कह दें। ये आ जाती है रूडनेस, ये है बदतमीजी। इसलिए ना, जी वो जो सर। इकबाल ने कहा था, खामोश है दिल, बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना।
जी एक सर, बिल्कुल। रिलेशनशिप है, आप हमारे बच्चों की तरह हैं, हम पेरेंट्स हैं आपके, वालिद की जगह पे हैं। नो डाउट। अगर इस रिलेशन को हमने रूडनेस का शिकार कर दिया तो क्या सीखेंगे, क्या सिखाएंगे? जी सर। नहीं सर, इंशाल्लाह शिकायत नहीं आएगी मेरी तरफ से। हाँ, यही है। किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, ये जितने भी ना हमारे लिए तो बच्चे बच्चे ही हैं हमारे सारे, इसलिए जी सर, ये तो अगर कुछ सीखना है वो तो अदब के साथ है। हदीस शरीफ में आता है, बिल्कुल। हुस्न सुआली निस्फुल इल्म, अच्छी तरह सवाल करना आधा इल्म है। इसलिए ये जो जितनी ओबीडियंस है इसके साथ चीजें आदमी लर्न करता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऊपर मैंने लिखा रिकॉग्नाइज्ड ट्रूथ्स। अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे गौर करें, यहाँ पे देखें, ये सिंबल जो है, ये सिंबल है उर्दू के इस लेटर का, ट्रूथ। अगर अरबी आप लोगों ने सही पढ़ी हुई है ना कुरान पाक की, तो आपको पता है कि ये आपकी जुबान की जो नोक है, टिप है जुबान की, वो ऊपर वाले दांतों के किनारे से टच करे तो वहां पे सा की साउंड होती है, अलिफ बा ता सा। ये पढ़ा हुआ है इस तरह से? जी सर। हाँ। अच्छा, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं ना, तो ये देखिए उसमें फिर ये सिंबल नहीं है, ये वाला ये चेंज हो गया। ये सिंबल इस साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन सी साउंड है? जाल की सर, जाल। राल। वही अरबी में जुबान की जो टिप है वो ऊपर वाले दांतों के किनारे से टच करे तो राल की साउंड है। जैसे स साउंड था उसी तरह से राल साउंड है। तो ट्रूथ, ट्रूथ का प्लूरल ट्रूथ्स। इंग्लिश में थे की या दाल की साउंड होती नहीं है। जहां पे आप थे की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे THINK, थिंक, थिंक नहीं है, ये थिंक है, थिंक, सा की पिंक। साउंड। और इसी तरह से जी दाल की कोई साउंड नहीं है, THE नहीं है, जी है, जी। तो यूनिवर्सल कुछ जो है ना इसके यूनिवर्सल्स, एक्सियम्स, वो क्या है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रूथ्स हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने साथ साथ जरूर चलना है। देखें, ये साथ चलने वाली कौन सी चीजें हैं? एक है कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स तो नहीं है, लेकिन इनके बगैर कम्युनिकेशन हो नहीं सकती। यूं समझें कि कॉलेज के रूल्स क्या हैं। आपसे पूछा जाता है कि कॉलेज आपने जाना है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। आप कहते हैं कि वो टाइम पे पहुंचना है और बुक्स हमारे पास पूरी होनी चाहिए, और क्लास में हमने टीचर्स के साथ वो अच्छे मैनर्स में, एक एटिकेट में रह के बातचीत करनी है। फिर जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम देना। अब ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, ये सारी ठीक है, लेकिन अब क्या ख्याल है कि वो शूज़ जो हैं, अब कोई कहे जी कि ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पे शूज़ पॉलिश करके आया जाए, अगर गंदे भी हो तो क्या हो जाएगा, कपड़े गंदे भी हो तो क्या हो जाएगा? नहीं, उससे कम्युनिकेशन को तो बड़ा फर्क पड़ता है। देखें, अब आप कहें अगर कि जी प्रस्पेक्टस में तो कहीं नहीं लिखा था कि डेली आपका सूट वॉश होना चाहिए, डेली आपके शूज पॉलिश होने चाहिए, तो कहीं भी नहीं लिखा। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये वो होती हैं जिन्होंने इसके साथ साथ चलना ज़रूर है। मैनर्स, रूल्स, रेगुलेशंस वो आपको बताए जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो बताई नहीं जाती लेकिन उन्होंने उसके साथ ही रहना है। अब कोई स्टूडेंट कॉलेज में आके ये कहे कि कभी ये तो मुझे बताया नहीं गया था कि जी मैं जो है ना फलां सीट से मुझे उठा के कहीं और भी भेजा जाएगा, ये तो कहीं नहीं लिखा। तो भाई ये भी कहीं कहाँ कहाँ लिखा हुआ था कि आप आगे बोलेंगे? तो ये भी नहीं लिखा, तो आप बोले क्यों फिर? तो ये जो होता है कई दफ़ा स्टूडेंट्स बातें करने से बाद में अगर टीचर उठा के पीछे भेज, अब वो कहेंगे कहाँ लिखा है। नहीं, ये चीज़ें साथ साथ ही चलनी है। तो ये जो एक्सियम्स हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, ये वो चीज़ें हैं कि जो इसके कंपोनेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन रहना इन्होंने साथ साथ ही है। अब देखें, जैसे कोई आप ले लेते हैं, कंप्यूटर ले लिया आपने। अब वो आप उससे पूछे वो कैसे चलेगा, वो बताते हैं कि इसका ये कीबोर्ड है, ये फलां है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। घर जाके पता चला जी कि जिसने ख़रीदा है उनके घर में वो बिजली का कनेक्शन कोई नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कंप्यूटर वाले ने तो बताया नहीं था, तो तुम्हें तो कंप्यूटर का बताना था। ये कुछ एक्सियम्स में चीज़ें हैं जो साथ चलनी चलनी है। ये वो हैं अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में
सबसे पहले ये देखना है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते किसको है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो है जो डायलॉग की शक्ल में चले। डायलॉग किस तरह से होता है कि इसमें टर्न टेकिंग होती है, एक आदमी बोलता है तो दूसरे की भी बारी उसमें आती है बोलने की। अब वो ठीक है, अपनी बारी पे वो चाहे सिर्फ नॉन वर्बली ही कोई सिग्नल दे दे, जैसे स्टूडेंट ने कहा कि मे कम इन सर, टीचर ने जस्ट एक नोट दिया उसे कि यस कर दिया, बस सर हिला दिया, बोला कुछ नहीं। ठीक है, ये भी इंटरपर्सनल है कि अपनी टर्न पे उसने, बारी तो उसकी आई है, उसने जिसका भी बताया। इस वजह से अगर ये टर्न टेकिंग किसी कम्युनिकेशन में ना हो तो उस कम्युनिकेशन को हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जो है इंटरपर्सनल, इसको हम टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। टू वे कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें दोनों लोगों के कम्युनिकेट करने के इक्वल चांसेस हों। चांसेस का वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा, अब जिससे पूछा चांस तो है कि वो आंसर देगा। अब अगर वो बहरा हुआ, डेफ है, बोल नहीं सकता, तो सुन नहीं सकता, तो उस सूरत में तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन चांस तो है। एक है कि वो सुन भी लेता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसने सुना, चुप रहा। ये क्या है, चांस था, लेकिन उसने नहीं अवेल किया, उसकी मर्जी ना बोले, आप क्या कर सकते हैं। कितनी दफ़ा होता है कि लोगों से बात पूछते बोलते नहीं आगे से। तो ये जो चीज़ है, इसको हम यूँ समझते हैं कि इंटरपर्सनल में एक आदमी कम्युनिकेट करे तो दूसरे के पास भी इक्वल चांस हो। चांस, हम फिर बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चांस होता है, और वो तो मर्जी है, आप अगले आदमी को फोर्स नहीं कर सकते, आप मर्जी है उसकी, वो बताए ना बताए। तो अब एक्सियम्स में हम जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इंटरपर्सनल की ही सिर्फ हम इसमें एक्सियम्स को देखेंगे, सारी कम्युनिकेशन के एक्सियम्स नहीं है। क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है टू वे। मैंने कहा जो डायलॉग की शक्ल में हो। ये क्यों नहीं हम कह देते कि जो डायलॉग हो, शक्ल से मुराद ये है कि समटाइम्स ये जो आपका आपकी कम्युनिकेशन है वो रिटर्न भी हो सकती है। रिटर्न में भी ऐसे ही हम समझते हैं, जब डायलॉग की शक्ल में चलेगी रिटर्न कम्युनिकेशन, फिर उसे भी हम इंटरपर्सनल कहेंगे। और डायलॉग की शक्ल में इंटरपर्सनल कौन सी है कि आप जैसे व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, वो आगे से वो करता है, आप करते हैं, वो करता है, ये जो इंस्टेंट चैट हो रही होती है आपकी, इसको हम यही समझते हैं कि ये इंटरपर्सनल है। बोलना कुछ जरूरी नहीं है, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि एक आदमी ने बोल के मैसेज दिया, दूसरे ने सिर्फ एक नॉन वर्बल सिग्नल दे दिया। तो दोनों सूरतों में ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही समझी जाएगी। एक तरफ से वर्ड्स, दूसरी तरफ से वर्ड्स, एक तरफ से वर्ड्स, दूसरी तरफ से कोई सिग्नल, नॉन वर्बल सिग्नल, और एक तरफ से कोई ओरल वर्ड्स, दूसरी तरफ से रिटन वर्ड्स हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक तरफ से रिटन वर्ड्स, दूसरी तरफ से भी रिटन वर्ड्स, और एक तरफ से रिटन वर्ड्स, दूसरी तरफ से ओरल वर्ड्स, या फिर रिटन वर्ड्स का रिस्पांस कोई सिर्फ सिग्नल, किसी भी तरह से। यानी बेसिक वही कॉन्सेप्ट है कि इसमें चांसेस इक्वल मौजूद हों दोनों के पास मैसेज कम्युनिकेट करने के। तो इस टू वे कम्युनिकेशन में अब हमने देखना है कि इसके एक्सियम्स क्या है, साथ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने रहने रहना है कि उनके बगैर हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन फेल हो सकती है। A significant amount of communication occurs subconsciously. बहुत सारी आपकी कम्युनिकेशन अनडिलिबरेट है, यानी एक तो है कि आप सोच समझ के कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन ऐसी है जो आप कर नहीं रहे होते हो जाती है। किस तरह से कि आप ओरली कोई मैसेज दे रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग आपके कपड़ों से भी मैसेज वसूल कर रहे हैं कोई ना कोई, कि इसके कपड़े इस तरह के, इस कलर के क्यों पहने, इसने कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए, इसकी शलवार ज़्यादा लंबी है, इसकी शलवार कुछ छोटी लगती है, इसका देखो शर्ट इतनी लंबी क्यों है, इसके कॉलर किधर को जा रहे हैं, इसका हेयर स्टाइल। अब हो सकता है आपको इनमें से किसी भी चीज़ का ना पता हो उस वक्त, कि आप तो जो मैसेज दे रहे हैं वो तो ओरल मैसेज दे रहे हैं, नॉन वर्बली बहुत सारे मैसेजेस जा रहे होते हैं और सबकॉन्शियस होते हैं, क्योंकि आपको इनका पता ही नहीं है। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन। इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती कि सब कॉन्शियस कम्युनिकेशन को सोचना शुरू कर दें
कि जैसे मैंने कहा जी वो शर्ट है, शलवार है, ट्राउजर्स हैं, कॉलर है, आपका हेयर स्टाइल है, और शेव बड़ी हुई, शेव की हुई, दाढ़ी है, मूछें। अब हो सकता है उस वक्त आप उनमें से कुछ भी ना सोच रहे हो मैसेज देते हुए, लेकिन मैसेज रिसीव करने वाले इतनी बातें आपके बारे में सोच रहे हो। इस सूरत में क्या होगा कि ये जो है ना, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन, इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अब आप सोच भी लेंगे तो हो सकता है कि 10 बातें आप सोच लें, लेकिन वो जो सामने लोग बैठे हैं वो 1000 बात आपके बारे में सोच रहे हो, तो उन तक कैसे पहुंचेंगे आप? इसलिए इनको नोटिस करने की कोई जरूरत नहीं होती कि सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन में क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, ये हो ही जाती है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ना आप इसको रोक सकते हैं, ना इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये मैसेज जाए और ये ना जाए। The outcome of subconscious communication may not necessarily create the desired result. अब सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन जो हो रही होती है, हो सा उसका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो तो उसे क्रिएट नहीं होगा। कि देखें, आप मेरे बारे में इसको क्या सोच रहे हैं, ये असल मैसेज नहीं है, असल तो वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए वो जो सबकॉन्शियसली मेरी तरफ से कम्युनिकेशन होती जा रही है, उसका उस रिजल्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपका असल काम वही है। इवन व्हेन यू थिंक यू आर नॉट सेंडिंग अ मैसेज, जब आप ये समझते हैं कि आप कोई मैसेज नहीं दे रहे, द एब्सेंस ऑफ अ मैसेज इज अ मैसेज इन इटसेल्फ। मैसेज का ना होना भी एक मैसेज है। देखिए, एक है कि मैसेज आपने कोई रिटर्न या ओरल या नॉन वर्बल कोई मैसेज दिया, एक आप कहते हैं कि मैंने तो कोई भी मैसेज नहीं दिया। आपका मैसेज ना देना एक मैसेज है। The absence of a message is a message in itself. This is referred to as one cannot not communicate. यानी ऐसा हो नहीं सकता कि वो आदमी कम्युनिकेट ही ना करे। You can say that I didn't speak, but you never say that I didn't communicate. It's impossible. ये हो सकता है आप नहीं बोले, लेकिन मैसेज तो चला गया। The axioms of communication attempt to explain how miscommunication can occur if the communicators are not subconsciously aligned. अगर दोनों सबकॉन्शियसली अलाइंड ना हो, एक है कॉन्शियसली अलाइंड होना। कॉन्शियसली तो क्या है कि जो चीजें आप बता रहे हैं लोग वही सुनते हैं। सबकॉन्शियसली जैसे मैंने कितनी बातें आपको बताई कि ड्रेस के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में, अगर आपके पास कोई मैसेज उसमें हमें अलाइंड अगर हम हो जाएं, क्या है कि अगर कपड़े जो हैं जिस तरह के भी आपने पहन लिए, दूसरों की नज़र में कोई और नहीं है, वो ठीक है, प्रेस्ड हैं, अनप्रेस्ड हैं, वॉश्ड हैं, अनवॉश्ड हैं, जो भी है, कॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सबकॉन्शियसली अगर आप अलाइंड हो जाएं तो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। देखें, जैसे एक कल्चर का आदमी दूसरे कल्चर में जब बात करता है, तो अब वो जितनी भी अच्छी बातें कर ले, जितना भी अच्छा ड्रेस पहन ले, वो कल्चर्स जो हैं चूंकि आपस में कंपैटिबल नहीं है, उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप अपने कल्चर के मुताबिक मैसेज सुन रहे हैं, वो अपने कल्चर के मुताबिक मैसेज दे रहा है। इस वजह से ये सबकॉन्शियसली अलाइंड होना क्या है कि दोनों अगर सेम कल्चर से, सेम हैबिट्स, सेम लाइक्स, सेम डिसलाइक्स, सेम एजुकेशन लेवल, इस तरह की चीज़ें अगर हों तो ये सबकॉन्शियसली अलाइंड हो जाएंगे लोग। लेकिन अगर ये चीज़ें डिफरेंट होती जाएंगी तो सबकॉन्शियसली उनकी अलाइनमेंट नहीं होगी। Axioms theory argues that if one of the axioms is disturbed, communication may fail. ये एक्सियम थियरी अब ये बताती है कि अगर एक्सियम्स में से कोई एक एक्सियम कहीं पे फेल हो गया, डिस्टर्ब कर दिया अगर आपने उसको, तो आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। अब वो देखना है कि एक्सियम्स क्या हैं जिनको कम्युनिकेशन के साथ साथ हमने कंसिडर करना है ताकि कम्युनिकेशन हमारी सक्सेसफुल हो। फर्स्ट, inevitability of communication, one cannot not communicate. पहली बात तो ये है कि आपने जहां भी कम्युनिकेट करना है, ये सोचें कि अगर मैं चुप भी रहा तो मैसेज तो फिर भी कोई ना कोई चला ही जाना है। इसलिए ये जो इनएविटेबिलिटी है कि इसका नागुज़ीर होना, कि ये ज़रूर हो के रहनी है, ये इसको सामने रखें। क्योंकि अगर आप ये समझेंगे ना कि फलां जगह पे कोई फंक्शन है, कोई सेमिनार है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कि मैं अटेंड तो करूँगा,
लेकिन मैंने अलग जाके बैठ जाना, मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी, बस मैंने आ जाना चुप करके। जब ये आप कहेंगे तो ये ना समझें कि आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन अगर आपने अपनी ठीक करनी है तो इस बात को नोटिस करें कि आपकी तरफ से मैसेजेस बहुत सारे चले जाने हैं। दिस रिफर्स टू द फैक्ट दैट इंडिविजुअल्स cannot remain isolated without communicating or being in an uncommunicative state। तो इसको यूं समझना है कि जितने भी लोग हैं वो आइसोलेटेड नहीं रह सकते, अलग थलग नहीं रह सकते। वो जहां भी होंगे कोई ना कोई मैसेज चला जाएगा, अनकम्युनिकेटिव स्टेट में नहीं रह सकते। ये तो हो सकता है वो ना बोलें, ये नहीं हो सकता कि उनकी तरफ से मैसेज भी कोई ना जाए। ये शमरोज सर ये लिखा हुआ है इधर, वन कैन नॉट कम्युनिकेट। फिर सर कैन नॉट और फिर नॉट कम्युनिकेट, हाँ इसका जी, क्या मतलब? ये जो है ना उसमें ग्रामेटिकली नहीं ये बनाया गया सेंटेंस, जिस तरह आपने इंग्लिश में वो वर्ड पढ़ा ना, बियर, बी ई फिर हाइफन फिर ई आर, स्टैंडर्ड इंग्लिश का वो वर्ड नहीं है, वो सिर्फ जी एक सर। टर्म के तौर पे। तो ये भी है ना ऐसे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कम्युनिकेट करे ही नहीं, कम्युनिकेशन हो ही जानी है। ये कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश का नहीं ओके। है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया है ओके सर। जी। क्योंकि ये ऐसी है जिससे हम अगर कहें ना वन कैन नॉट कम्युनिकेट, इसका मतलब है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन उससे ये शो यस। किया वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, ऐसा हो नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें। ओके जी। सर, थैंक यू। An individual with an expressionless face may not appear to be communicating with others in a group। अब आप कहीं पे जाते हैं, ग्रुप में बाकी लोग बातचीत कर रहे हैं, आप एक्सप्रेशनलेस फेस, फेस पे कोई तअसुर नहीं है, ना गुस्सा ना खुशी ना हैरत ना कोई इंटरेस्ट, एक्सप्रेशनलेस। अब आप अपनी तरफ से कहते हैं मैंने तो किसी को मुंह ही नहीं लगाया, मैं फलां की शादी में गया मैंने मुंह ही नहीं लगाया उन्हें। अब ये क्या है, आपको ये सोचना चाहिए था कि इसके तो बड़े मैसेजेस चले जाने हैं। ये जाए कि इतने लोग आपके बारे में इतने मैसेजेस क्रिएट करें, क्यों ना हम ऐसा कर लें कि हम एक मैसेज खुद ही उनसे बातचीत करके दे दें इन अ ग्रुप, बट मे बाय नो मीन्स बी अनकम्युनिकेटिव। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसने कम्युनिकेट ना किया है। फेस एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन एक्सप्रेशन का ना होना भी एक मैसेज है, तो मैसेज ना देना भी एक मैसेज है। द लैक ऑफ इंटरेस्ट इज द मैसेज इन इटसेल्फ। अब यहाँ पे ये लगेगा कि आप जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ये भी एक मैसेज है कि आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। एंड मे एक्सप्रेस बोर्डम और अ कंसर्न फॉर समथिंग एल्स। और हो सकता है कि ये समझा जाए कि आप बोर्ड फील कर रहे हैं, उकता गए हैं, फेड अप हैं, और या फिर आप कोई और बात आपके जहन में है, आप उसके बारे में परेशान हैं, सोच रहे हैं उसको, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका कोई मैसेज ना देना भी एक मैसेज है। जैसे मैंने कहा कि आप ये तो कह सकते हैं कि मैं नहीं बोला, ये नहीं कह सकते कि मैंने कम्युनिकेट नहीं किया। उसके बाद हमने देखना है कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये याद रखें कि आपका रिलेशन अगर किसी के साथ अच्छा है तो कम्युनिकेशन अच्छी है, रिलेशन बुरा है तो कम्युनिकेशन बुरी है। और फिर इसके साथ कंटेंट, जिस इशू पे बात कर रहे होंगे उस इशू ने अपना रोल जरूर प्ले करना उस कम्युनिकेशन के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में। इन सर्टन सिचुएशंस, aside from the content of the message, an understanding of the differences in the nature of the relationship between the sender of the message and the recipient could lead to a better understanding of the message। अब यहाँ पे देखें कि एक आदमी जिसका रिलेशन किसी के साथ अच्छा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में अच्छी हो जाएगी। देखें, आप किसी से कहते हैं कि वो आपका फलां फ्रेंड है, उसे कहेंगे मेरा ये काम कर दे। अच्छा, अब जिसे आप कह रहे हैं कि उसे जाके कहे कि उसका फ्रेंड है वो काम कर दे, तो वो अगर कहना ही है तो आप खुद क्यों नहीं कह लेते जाके? आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका है ही नहीं रिलेशनशिप वहाँ पे। जिसका रिलेशनशिप है आप उसे कहते हैं वो कर दे, ताकि उस कम्युनिकेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है अगर रिलेशनशिप अच्छा है।
कंटेंट क्या है कि जैसे अब इस वक्त हम सारे ही हमारे सामने बिजनेस कम्युनिकेशन है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कंटेंट है, इसमें हमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है कि भाई हमारा काम है, हमने यही करना है। अब इसी के अंदर अगर हम कोई बात शुरू कर दें चेस की, अब चेस जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए तो ठीक है, कितने लोग होंगे जो फेड अप होना शुरू हो जाएंगे, यार ये कौन सी बात शुरू कर दी, हालांकि वही सुनने वाले हैं, वही बात करने वाला है, लेकिन कंटेंट चेंज हो गया। कंटेंट अगर इंटरेस्ट वाला हो, जो हमने इसमें देखना अभी आगे आएगा एक जगह पे, कि अगर कंफ्लिक्टिंग किस्म का मैसेज हो जो आपकी लाइक्स डिसलाइक्स के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा हो, उस सूरत में कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर कंटेंट हमारी पसंद का है, उस सूरत में बैरियर नहीं आएगा। जहाँ पे हमारी लाइक्स डिसलाइक्स को डिस्टर्ब करेगा, कंफ्लिक्ट करेगा उनके साथ, वहाँ बैरियर बनना शुरू हो जाएगा। A lack of understanding of the relationship dimension of communication could give rise to conflict and misunderstanding, in spite of the fact that the content dimension of the communication may essentially be the same in similar situations. अब देखें कि बात वही हो, लेकिन रिलेशनशिप एक जगह पे अच्छा है, एक जगह पे अच्छा नहीं है, उस सूरत में ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बना सकें। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है कि हम रिलेशनशिप को इग्नोर ना करें। ये ना समझे कि फलां आदमी ने फलां आदमी से ये बात की तो मैं भी ये बात कर दूँ। मुझे याद है एक दफ़ा हम ये कॉलेज में जब पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर थे सदीक नागी साहब, अल्लाह पाक उन्हें गरीब रहमत करे, बहुत हमारे शफीक उस्ताद, बहुत नॉलेजेबल। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। मैं था, एक और हमारे दोस्त हैं आजकल इस्लामी कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर, हमारी बड़ी गपशप थी, बहुत फ्री होकर सर के साथ बातचीत। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी कोई कभी कोई बदतमीजी नहीं, लेकिन एक ताल्लुक था, बड़ा रिगार्ड करते थे वो भी हमारा। तो इंग्लिश पे बड़ी गपशप होती, फिर और जो सोशल इश्यूज पे बैठ जाते सर के साथ, काफ़ी गपशप रहती थी। मुझे याद है कि एक दफ़ा ना वो कॉलेज में क्लास से पहले ना हम बाहर खड़े थे, तो आए, मैंने सलाम लिया, हाल चाल पूछा, उन्होंने हाल चाल खुशी बताया। थे बहुत सख्त तबीयत, बहुत सख्त, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे। तो मेरे एक और क्लास वाले ने कहा, सर क्या हाल है आपका? कहते तुम क्यों पूछ रहे हो? अब देखें बात वही थी, लेकिन रिलेशन वहाँ पे नहीं था। मेरा रिलेशन था, हमारे साथ गपशप करते रहते थे, लेकिन बाकी आमतौर पर स्टूडेंट्स को लिफ्ट ही नहीं करवाते थे, बहुत सख्त तबीयत थी। अब ये जो चीज़ है ये शो करती है कि कंटेंट में भी सेम हो, रिलेशनशिप अगर सेम नहीं है तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। उसके बाद वो दोस्त हमारे कहते यार लो, मैं नागी साहब से क्या कह दिया, हाल ही पूछा था, उन्होंने इतना गुस्सा किया मेरी बात का। वो असल में उनकी तबीयत थी कि किसी स्टूडेंट के साथ वो फ्री होते नहीं थे। ये शायद मैं और वो जो आसिफ साहब हैं हमारे इस्लामी कॉलेज में दोस्त, शायद हम ही दो लोग थे उनकी ज़िंदगी में जिनके साथ वो इतने फ्री हो जाते थे, बातचीत पूरी हर तरह की गपशप करते थे, वरना आमतौर पर नहीं था। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा एक स्टूडेंट मेरे पास है, वो पढ़ता था घर में। मैंने पूछा, मुझे इंग्लिश आपको कौन पढ़ाते हैं? कहते हैं नागी साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा मेरा सलाम क्या नाम है? नागी साहब। तो ठीक है सर। अगले दिन आया, मैंने पूछा कि वो सलाम कहा मेरा? पता नहीं सर। मैंने कहा क्यों? तो सर उसे तो डर ही बड़ा लगता है, यानी इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि मेरा सलाम इन्हें कह दे। एनीवे, तो ये जो है ना कि कंटेंट तो सेम हो सकता है, रिलेशनशिप अगर आपका सेम नहीं है, उस सूरत में कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी, फेल होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। The communication has a relationship dimension which exists between the parties in terms of family ties, status and nature of association. अब ये फैमिलीज में भी ऐसा होता है, एक फैमिली के साथ बनती है आपकी, क्लोज हैं किसी फैमिली के साथ, फैमिली टाइज मीन्स रिलेशनशिप्स, तो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं किसी फैमिली के साथ। फिर स्टेटस है इसमें, यहाँ रिलेशनशिप देखना कि स्टेटस क्या है कम्युनिकेशन अगर रिलेशनशिप डायमेंशन। रिलेशनशिप डायमेंशन क्या होता है? जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, शॉपकीपर का कस्टमर का रिलेशन, ये क्या है? जिस भी कैपेसिटी में आप बात करें, कोई ना कोई रिलेशन वहाँ पे ज़रूर होता है। अब उसमें ये एक तो स्टेटस, जब हम देखेंगे कि स्टेटस क्या है, कि एक मैनेजर है, एक एम्प्लॉई है, उनका स्टेटस डिफरेंट है, उनका रिलेशनशिप। फिर नेचर ऑफ एसोसिएशन, नेचर ऑफ एसोसिएशन में ये है कि मैनेजर एम्प्लॉई का रिलेशन तो बन गया,
लेकिन क्या मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशन सोशली भी अच्छा है आपस में या नहीं है? समटाइम्स एम्प्लॉय को मैनेजर पसंद नहीं होता, मैनेजर को एम्प्लॉय पसंद नहीं होता, स्टेटस तो वो वही रहेगा, लेकिन नेचर ऑफ एसोसिएशन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से मैसेजेस वो कम्युनिकेशन का फ्लॉप होना नजर आता है, कम्युनिकेशन जो होती है वो इफेक्टिव नहीं रहती. This needs to be kept in mind when interpreting the message and understanding the message that is actually communicated. तो ये बात जहन में रखनी चाहिए, जब भी हमने किसी का मैसेज सुनना है तो ये देखना है कि उसका मेरे साथ रिलेशन क्या है या मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है. इस तरह से मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे तो इजी हो जाएगा. अब देखेंगे, अब आपकी क्लास को चलते हुए अब कुछ दिन हो चुके हैं, अब मैं किसी स्टूडेंट को कुछ कहूँगा ना, उसे इतना फील नहीं होना. अगर मैं पहले दिन कह देता ना कुछ, उसे फील बहुत होना, क्योंकि वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था. अब बात कहना, बात समझाना, मजाक करना, किसी बात पे किसी को डांट देना, ये आसान है इस वक्त मेरे लिए. क्यों? कि एक रिलेशन, नेचर ऑफ एसोसिएशन वो अब पता चल गया कि एक रिलेशन जो पहले से ज़्यादा क्लोज हो गए, कि पहले आप बिल्कुल नहीं जानते थे, अब ये कि जानते जानते आहिस्ता आहिस्ता मिजाज का पता चल जाता है. तो इस तरह से कम्युनिकेशन को रिलेशनशिप डायमेंशन और कंटेंट डायमेंशन ये दोनों ही जरूर इफेक्ट करेंगे. फिर है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन. जब भी आपने कम्युनिकेट करना है तो एटिकेट, एथिक्स, मॉरल्स वो अपनी जगह पे, मैनर्स अपनी जगह पे, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी जगह पे. ये ज़रूर याद रखें कि जो कुछ आपने कह दिया अब ये वापस नहीं होना. कम्युनिकेशन जितनी भी होगी वो इरिवर्सिबल होगी. जहाँ भी किसी ने कोई मैसेज दे दिया, वो चाहे डिजिटली दिया है, इलेक्ट्रॉनिकली या पर्सनली, जिस तरह भी मैसेज है वो चला गया है, उसे वापस नहीं होना. अब irreversibility of interpersonal communication means that what has once been said or communicated cannot be retrieved, withdrawn or called back. जो कुछ आपने कह दिया, जो कुछ लिख दिया, जो नॉन वर्बल साइन सिग्नल सेंड कर दिया, वो चला गया. अब ये नहीं हो सकता कि वो रिवर्स हो जाए, वो तो चला गया है. अब हो क्या सकता है? however the adverse impact of the message can subsequently be mitigated, subsequently later, बाद में आप क्या कर सकते हैं? मिटिगेट कर सकते, उसको वीक कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं बाय सेंडिंग अ क्वालिफाइड मैसेज और एन अपॉलॉजी. किस तरह से आप एक और मैसेज करें, किस तरह का, कि उसमें बताएं कि ये मैसेज जिसमें आप एक्सप्लेन कर दें कि मेरा मतलब ये नहीं था, या ये मैसेज मैं फलां को देना चाह रहा था, आपके लिए नहीं था. ये नहीं हो सकता मैसेज मैंने किया ही नहीं, वो दिखा रहा हो तो ये देखें ये किसने किया. और एन अपॉलॉजी, या फिर आप माजरत कर लें, अपोलोजाइज कर लें. फॉर एग्जाम्पल एडिंग ओनली जोकिंग, क्वालिफाइड मैसेज में ये लिख दें ओनली जोकिंग आफ्टर हैविंग क्रिटिसाइज समवन. किया क्या है कि उसे ये लगा कि इसने तनकीद की है मेरे ऊपर, और आप उसे कह रहे हैं ओनली जोकिंग. लेकिन ये झूठ नहीं है, ये उस वक्त है जब आपने वाकई मजाक किया था और उसने ये समझ लिया कि मेरे ऊपर तनकीद की गई. अरसल, सर ये मिटिगेटेड का एग्जैक्ट मीनिंग बताइएगा. मिटिगेट बेटा टू वीकन, कमजोर करना, टू डाइल्यूट. ठीक है सर. The irreversibility of communication imposes an obligation, obligation duty. तो एक ड्यूटी बन जाती है हमारी, क्या, ऑन द सेंडर ऑफ द मैसेज टू एक्सरसाइज केयर, क्या हम केयर करें, एहतियात के साथ मैसेज सेंड करें. एंड abstain from stating something which may later cause embarrassment or regret. ऐसी कोई बात ना करें जिसकी वजह से बाद में कुछ शर्मिंदगी या पछतावा हो. फिर है डिजिटल एंड एनालॉजिक. ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉजिक कंपोनेंट्स. आपकी कम्युनिकेशन में कुछ डिजिटल कंपोनेंट्स हैं, कुछ एनालॉजिक कंपोनेंट्स हैं. डिजिटल जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं डिफाइंड कंपोनेंट्स, कुछ डिफाइंड और कुछ इन्फर्ड. इन्फर्ड जो होते हैं ना, वो डिफाइंड मीनिंग्स नहीं होते, वो हम किसी सिचुएशन में देख के खुद मीनिंग निकाल रहे होते हैं.
कि कोई आदमी बैठा है कि ऐसा करके बैठा हुआ है कि अब उसने यहाँ पे सर पे हाथ क्यों रखा हुआ है। अब हो सकता है कोई ये समझे कि उसके सर में दर्द है, कोई ये समझे कुछ सोच रहा है, और कोई ये समझता है कि शायद उसकी ना यहाँ ये आर्मपिट के बगल से शायद शर्ट फटी, इसलिए ऐसा करके बैठा हो ताकि नजर ना आए किसी को। अब ये क्या, ये तो कोई डिफाइंड मीनिंग नहीं है, इन्फर्ड मीनिंग्स हैं, आप जितने मर्जी निकाल लो। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन वॉज बोथ डिजिटल एंड एनालॉजिक कंपोनेंट्स, डिफाइंड भी हैं और इन्फर्ड भी हैं, जो डिफाइंड नहीं होते। तो अब आपने ये देखना है कि जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, बाकी रूल्स रेगुलेशंस मैनर्स एथिक्स एटिकेट सारा कुछ आप फॉलो कर लें, लेकिन ये जहन में ज़रूर रखें कि कुछ चीज़ें डिफाइंड हैं, उनके मीनिंग्स उन लोगों ने ले ही लेने हैं, चाहे आप वो मीनिंग ना भी ले रहे हैं, क्योंकि उनका मीनिंग डिफाइंड है। डिजिटल रिफर्स टू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट होता है एक्सक्लूसिव, जो बिल्कुल दूसरों से अलग हो। Defined communication elements such as words and specific gestures with generally agreed meanings. इसमें agreed meanings चलते हैं। For example, the V, peace sign. अब V जो है किसी वक्त में V समझा जाता था विक्ट्री। विक्ट्री इसको उस वक्त समझा जाता था जब ये लोग कंट्रीज जंगों पे बिलीव करते थे। अब ये समझा जाता है कि नहीं, जंग ना की जाए, उसके लिए पीस का साइन उसी वी को अब पीस के लिए यूज किया जाता है कि भाई हम तो पीस पे बिलीव करते हैं, हम जंग पे बिलीव नहीं करते। तो डिजिटल रिफर्स टू डिस्क्रीट डिफाइंड कम्युनिकेशन एलिमेंट्स सच एज वर्ड्स। जो वर्ड्स जैसे आप देखिए फैन, फैन का मतलब फैन ही है, पेन वही पेन है जो सारे समझेंगे, और चेयर टेबल कंप्यूटर एसी बल्ब छत, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप जहाँ भी जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो इनके डिफाइंड मीनिंग्स हैं। ये नहीं है कि मैंने तो इस तरह से यूज़ किया था, मैं तो इससे ये मतलब ले रहा था, आप नहीं मतलब को ले सकते, मतलब वही रहना है जो डिफाइंड है। इससे ये ना हो कि आप सारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी भी कर लें, उसके बावजूद कम्युनिकेशन फेल हो जाए। क्यों? कि आप जो वर्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके लोगों की नज़र में मीनिंग्स कुछ और थे, क्योंकि अग्रीड मीनिंग्स उनके और हैं। फिर एनालॉजिक है, एनालॉजिक में कम्युनिकेशन में जो इन्फर्ड मीनिंग्स हैं, कम्युनिकेशन वेयर द एक्ट इवोक्स अ पर्टिकुलर इन्फ्रेंस। अब इन्फर्ड मीनिंग वही इन्फ्रेंस, उससे नाउन है। इसमें क्या होगा कि किसी एक्ट में से कि जो काम आपने किया उसमें से लोगों ने मीनिंग्स निकाले। फॉर एग्जाम्पल, shaking a fist in someone's face would evoke a message of aggression and violence. अच्छा, अब ये एग्जाम्पल इसकी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसका ये डिफाइंड मीनिंग ही तकरीबन समझा जाता है। जैसे देखिए ये आपने सर हिलाया यस या नो में, तो उनके डिफाइंड मीनिंग्स हैं हमारे कल्चर में। यहाँ पे जब आप किसी के फेस के पास मुक्का लेके जाएंगे, फिस्ट मुक्का, तो इस सूरत में डिफाइंड मीनिंग भी है कि इसका मतलब है कि आप गुस्सा शो कर रहे हैं, लेकिन इसने कहा कि ये इन्फर्ड मीनिंग है। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, हम अपने मीनिंग ले लेते हैं कि किसी सिचुएशन में इन्फर्ड मीनिंग, जैसे मैंने बताया ना कि तो आदमी सर के साथ ऐसे वो हाथ रख के बैठा हुआ है, उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। अब इसका क्या मीनिंग है? ये कोई डिफाइंड मीनिंग नहीं है, हर आदमी देखने वाले ने उसमें से कुछ मीनिंग्स निकालने हैं। इसको हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि एनालॉजिक कंपोनेंट्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसे एक्ट्स ना परफॉर्म करें कि जिसकी वजह से कोई मैसेज किसी के पास गलत चला जाए। हम अपने कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल एक्ट्स जितने भी हैं उनको कोशिश करें कि वो कंफ्यूजिंग किस्म के, कन्फ्लिक्टिंग किस्म के और मिसलीडिंग किस्म के ना हो, ताकि उनका कोई और मतलब ना निकल रहा हो। हम हमारी कम्युनिकेशन के साथ चलते रहे तो ठीक है, इसलिए इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है आप कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी कर लें, लेकिन अगर आप डिजिटल और एनालॉजिक कंपोनेंट्स को इग्नोर करेंगे तो कम्युनिकेशन फेल हो सकती है।
Then defining relationships by punctuation. और ये याद रखें कि जब भी आप किसी से बात करेंगे, लोगों ने आपके वर्ड्स सुन के रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। यानी आप मेरे साथ सपोज बात करें तो आप किस टोन में बात करते हैं, वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस रिलेशनशिप में नेचर ऑफ एसोसिएशन कितनी वार्म है, कितना आपका मेरे साथ ताल्लुक है और कितना जो है अंदर की जो रूडनेस शो करेंगे। ये इसी कम्युनिकेशन में से पता चलेगा। जब कम्युनिकेट करता है कोई भी आदमी, दो पार्टीज कम्युनिकेट करेंगी तो दो इसमें चीज़ें इस कम्युनिकेशन में ज़रूर होंगी। एक होती है कॉज और एक होता है रिस्पॉन्स। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे आप किसी आदमी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और बड़े गुस्से में कम्युनिकेट करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप इस तरह क्यों कम्युनिकेट करना है इसके साथ, आप कहते हैं कि वो उसने कोई बात ही ऐसी कर दी अंदर, गुस्से वाली बात थी, उसने क्यों ऐसा कहा, जैसे मैंने गुस्सा किया। तो उधर से कॉज आई, आपका गुस्सा उसका रिस्पॉन्स बना। तो उधर से जो रूडनेस थी उसकी वजह से आपकी तरफ से अग्रेशन। तो ये कॉज और रिस्पॉन्स, ये दोनों हर आदमी इनकी वजह से अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर करता है कि उसने क्या बोलना है। जब इसमें हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स बाय पंक्चुएशन, कि कम्युनिकेशन आप जिस तरह की भी कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि हर आदमी ने उसी कम्युनिकेशन के थ्रू आपके रिलेशनशिप को चेक करना है कि आपका रिलेशन अगले आदमी के साथ कैसा है। एक तो है कि जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है वो भी देखेगा कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब देखिए कुछ ये जैसे स्टूडेंट्स में है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स के साथ क्लोज होके ना बहुत सारी बातें कर जाते हैं, कुछ हैं नहीं करते, कुछ ऐसे हैं कि वो बातचीत करते हैं, टीचर्स उनकी बात का माइंड करते हैं कि ये ठीक नहीं सही किया। तो कॉज जो आ रही होती है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन अगर रूडली कम्युनिकेट करेंगे, रूडली, तो आपका रिलेशनशिप खराब होगा। ओबीडियंटली करेंगे तो आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। इसलिए हर आदमी ने पंक्चुएशन से मुराद यहाँ क्या है, ये इंटरप्रिटेशन है, उसे इंटरप्रेट करना है, समझना है रिलेशनशिप को किस तरह से, उसी कम्युनिकेशन के थ्रू। इसलिए हमारी कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस का होना, कर्टसी का होना ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को निकाल देंगे तो रिलेशनशिप ख़राब होने के चांसेस हैं। इसलिए हम ये ना समझें कि कम्युनिकेशन तो मैंने रूल्स के मुताबिक कम्युनिकेशन, ठीक है रूल्स के मुताबिक करें, लेकिन ये याद रखें कि अगर आपने कहीं भी कोई थोड़ा सा भी उसके अंदर उस कम्युनिकेशन में ट्रैक से हट के बात करने की कोशिश की तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। This axiom describes how each person perceives or punctuates a communication sequence. हर पार्टी ने जो भी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है उसने कम्युनिकेशन सीक्वेंस को परसीव करना है। पंक्चुएट करना होता है इसमें रुक के समझना, सोचना। तो वो सोचता है इसको रुक के कि ये कम्युनिकेशन इस तरह की क्यों हो रही है। बोथ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर द कम्युनिकेशन फ्लो डिफरेंटली। दोनों ने अपने अपने वर्ड्स में अपने अपने स्टाइल में कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर करना है, and therefore interpret their own behavior during communication as merely a reaction on the other's behavior. एक आदमी जब आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हो, अगर वो गुस्से में बात कर रहा है ना उसके पास जस्टिफिकेशन क्या है, वो यही समझता है कि उधर से जो दूसरी पार्टी है ना, आप हैं जो, आप मेरे साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, इसलिए मैं इस तरह कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन ठीक रखनी पड़ेगी ताकि वो ये ना समझे कि आपकी रूडनेस की वजह से वो रूड होता जाए आगे से आगे। तो वो अपने बिहेवियर को इंटरप्रेट करता है कम्युनिकेशन के दौरान में एज मेरी अ रिएक्शन ऑन दी अदर बिहेवियर। वो समझता है कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, किया असल में इसी नहीं है। इसलिए हम इस तरह कम्युनिकेशन ना करें जिसकी वजह से अगला आदमी इस तरह से कोई रिएक्ट कर दे आगे से नेगेटिवली। To punctuate a communication means to interpret an ongoing sequence of events. वो जो events चल रहे होते हैं, cause response, cause response, cause response, इसमें इसकी interpretation देखनी है कि हर आदमी ने देखना है कि मेरे इस एटीट्यूड की कॉज क्या है, वो दूसरे को इसकी रीजन समझता है। इसलिए दोनों को ही अपनी कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस रखनी चाहिए। This means that each party in the communication thinks the other one is the cause of a specific behavior.
दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं कि मेरे कम्युनिकेशन के इस बिहेवियर की जिम्मेदारी दूसरी पार्टी पे जाती है कि उसने जिस तरह कम्युनिकेशन की उसी तरह कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूँ। आज के लिए काफ़ी है। कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह। क्या शमरोज, कल आपकी दोनों क्लासेस हैं टाइम टेबल में, इंग्लिश और BC? जी सर। यही 9:30 और 10:30? जी सर। ठीक है। और लॉकडाउन 1 वीक के लिए एक्सटेंड हो गया है? जी सर, मैंने अभी देखी है न्यूज़। स्टूडेंट्स पहले ही चाहते हैं घर ही बैठे रहें या आना चाहते हैं कॉलेज? सर जी आना चाहते हैं कॉलेज। ऐसे से पूछते हैं। सर कल आपकी एक क्लास है सर बिजनेस कम्युनिकेशन की, कितने बजे? सर एक है कल आपकी सैटरडे वाली। 9:30 से 10:30 सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सर BC की है बस। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, सर अल्लाह हाफिज। फिर हमारे अल्लाह हाफिज सर। ओके, फिर हमारे